नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये जो महाश्रृंखला है, इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज के इस 37वें चरण में मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, उसका एक अनोखा पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो पहलू है समाचार पत्र के संपादक पत्रकार के रूप में उन्होंने जो योगदान दिया है, उसके बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पत्रकारिता में प्रवेश किया क्यों, किस वजह से वो पत्रकारिता की तरफ मुड़े। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई बार अपने भाष्यों में, अपने लेखन में ये बताया है कि प्रतिदिन भारत के गांवों में, हमारे देश के गांवों में दलित और सवर्ण, इनका संघर्ष होते रहता है। लेकिन मुख्य प्रवाह के जो समाचार पत्र है, उन्होंने कहा कांग्रेस के जो समाचार पत्र है, वो ऐसे जो इश्यूज है, ऐसी जो बातें हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि पददलितों पर जो अन्याय अत्याचार होता है, उसको किसी प्रकार से उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उन्होंने ठान ली है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मुख्य प्रवाह की जो पत्रकारिता है, उसको दलितों के इश्यूज से दूर रहने के दो कारण उन्होंने बताए हैं। पहला कारण यह है कि मुख्य प्रवाह में जो पत्रकारिता है, उसमें बहुत कम लोग पद दलितों में से आते हैं। और दूसरी बात यह है कि पद दलितों को अपना मुखपत्र नहीं है, उनके लिए कोई समाचार पत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी समाचार पत्र चलाने के लिए आवश्यकता होती है वो विज्ञापन राजस्व की। जो विज्ञापन मिलते हैं, उसी के बलबूते पर समाचार पत्र चलते हैं। और उस तरफ से देखा जाए तो कैसे पद दलित अपना समाचार पत्र जारी रखेंगे, चलाएंगे, शुरू करेंगे, जारी रखेंगे? ये मुमकिन ही नहीं था। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समझ लिया कि उनको अपना मुखपत्र रखने की नितांत आवश्यकता है, पहले तो समाज सुधारक के रूप में और बाद में राजनीतिक नेता के रूप में। ये दोनों पहलू में उनको अपना खुद का मुखपत्र होना जरूरी है। ये बात तो स्पष्ट रूप से वो जान गए थे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी पत्रकारिता की तरफ मुड़े। और उसकी शुरुआत कब हो गई? उसकी शुरुआत हो गई जनवरी 1920 को। अब देखिए, 31 जनवरी 1920 इस दिन को उन्होंने अपना पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था मूक नायक। सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना पहला
मुखपत्र निकाला। और उस समय वो मुंबई में जो आए हुए थे वो अपनी शिक्षा पहले तो अमेरिका में गए थे पीएचडी के लिए, उसके बाद में इंग्लैंड गए थे, वहाँ डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और बैरिस्टर की पढ़ाई उपाधि के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तब उनकी जो शिष्यवृत्ति थी, बड़ौदा नरेश जी ने उन्हें जो शिष्यवृत्ति दी थी उसकी जो टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई, उसको एक्सटेंशन देने से उन्हें नाकारा गया। इसीलिए उन्हें मजबूर होकर भारत में लौटना पड़ा, शिक्षा को आधा अधूरा छोड़े हुए। लेकिन भारत में आने के बाद में उन्होंने जो बातें की उसमें एक बात ये थी कि उन्होंने अपना मुखपत्र जारी किया। यहाँ एक बात बताना जरूरी है जिसका मुझे आश्चर्य तब भी हुआ था और अब भी होता है। 1920 साल में जब उन्होंने मूक नायक की शुरुआत की तो वे चाहते थे कि इसका विज्ञापन मुख्य प्रवाह के जो समाचार पत्र थे जैसे कि केसरी उसमें आ जाए और वो सशुल्क विज्ञापन देने के लिए तैयार थे। लेकिन आप मानेंगे नहीं, सशुल्क विज्ञापन देने की तैयारी होने के बावजूद भी उस विज्ञापन को नाकारा गया। जैसे अस्पृश्यों को नाकारा जाता था वैसे उनके विज्ञापनों को भी नाकारा गया। ये हकीकत है। ये जो मूक नायक चलाते थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उसके पहले 12 इश्यूज जो आ गए उसमें सब कुछ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने स्वयं लिखा था। वो न्यूज़पेपर न्यूज़ रिपोर्ट हो या टिक्का टिप्पणी हो या अग्रलेख हो, संपादकीय हो, ये सारा लेखन जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्वयं किया। वैसे वो मूक नायक के अधिकृत संपादक कभी भी नहीं थे और उसकी वजह थी किसी और के नाम से वो चलाते थे, लेकिन पूरा कार्यभार वे खुद ही संभालते थे। और जब 1920 उसी साल के अंत में उत्तरार्ध में जब वो फिर से विदेश चले गए अपनी आधी अधूरी शिक्षा, उच्चतम शिक्षा पूरी करने के लिए, तब वहां से लंदन से उन्होंने मूक नायक की निगरानी की। जब से मूक नायक की शुरुआत हो गई तो शुरू से ही मूक नायक को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वित्तीय कठिनाइयां थी, प्रशासकीय मजबूरियां थी। और जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश लौट गए थे तब ये मुखपत्र चलाने के लिए मदद करने वाली और एक व्यक्ति थी। वो व्यक्ति थी उनका पारसी मित्र नवल भटेना, जो कि बहुत अलग अलग रूप में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी की बहुत मदद की है। तो उन्होंने ये न्यूज़पेपर आगे चलाते रहने का संकल्प किया, उसके लिए उन्होंने बहुत मदद की। यहाँ तक कि गोदरेज कंपनी की विज्ञापन अपने वर्तमान पत्र में, समाचार पत्र में छापने के लिए नवल भतेना जी ने गोदरेज के लोगों को मजबूर किया, उनसे विनती की। लेकिन 3 वर्ष चलने के बाद में मूक नायक बंद हो गया। उसके बाद में जब 1923 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में लौट के आए, अपनी उच्चतम शिक्षा पूरी करके जब वो वापस आ गए और उन्होंने कारोबार संभाला, यहाँ काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा, वो महाड़ का समता संग्राम हो 1927 का, या तो कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह हो 1930 का, ये दोनों सामाजिक आंदोलनों में उन्हें महसूस हो गई जरूरत एक मुखपत्र की। तो उन्होंने फिर से दूसरी बार एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था
बहिष्कृत भारत। और मूक नायक के जैसे बहिष्कृत भारत का भी पूरा लिखने का काम, सारे प्रकार का लिखने का काम स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी करते थे। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज परिषद हो गई। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तब उन्हें फिर से अपनी राजनीतिक रणनीति ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिर से मुखपत्र की जरूरत महसूस हो गई और इसलिए उन्होंने तीसरा समाचार पत्र निकाला जिसका नाम शुरू में समता था और बाद में उसका नाम जनता किया गया। और ये उनका सबसे ज्यादा चला हुआ समाचार पत्र था। 1930 से लेके 1956 तक ये समाचार पत्र जारी रहा। 1956 में अपना महापरिनिर्वाण होने तक और उसके पहले, थोड़े पहले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना चौथा समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत। 1930 साल के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पत्रकारिता की जिम्मेदारी थी वो अपने सहकारियों की तरफ छोड़ दी थी और उसमें सारी जात धर्म के लोग उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। ये सारे जो समाचार पत्र उन्होंने चलाए वो एक तरफ से उन्होंने महात्मा फुले जी ने अपने सत्य शोधक समाज के आंदोलन में जो मुखपत्र जारी किया था जिसका नाम था दीन बंधु, उसकी जो परंपरा थी उसी परंपरा को उन्होंने पुनर्विकसित किया था। और ये जो 4 समाचार पत्र है इसके नाम पर आप गौर कीजिए। शुरू में मूक नायक, उसके बाद में बहिष्कृत भारत, उसके बाद में समता, उसके बाद में जनता और अंतिमतः प्रबुद्ध भारत। तो सामाजिक क्रांति के जो अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग जो उत्पत्ति होती है, विकास होता है, उसको लेकर अपने समाचार पत्र का नामकरण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। ये स्पष्ट रूप से निकल आता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिसको वो अनैतिक पत्रकारिता कहते थे, जो सत्य के बारे में चालाकी करता है, जो बहुजन वंचित समाज की जो समस्याएं हैं, उन पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं, उसे देखता तक नहीं है, उसके ओर ध्यान तक नहीं देता, बल्कि जिसका वो समर्थन करता है, ऐसी अनैतिक पत्रकारिता का कड़ा विरोध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जताया। और 1920 के दशक में मूक नायक और प्रबुद्ध भारत, ये दोनों मुखपत्रों ने बहुत सारे विषय पर, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, सारे विषयों पर बहुत दृढ़ निश्चय से टीका टिप्पणी की, उसके बारे में संपादकीय लिखा, अग्रलेख लिखे। और ये वर्तमान पत्र जो थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो सामाजिक आंदोलन थे वो सारे आंदोलनों के लिए ये मुखपत्र बहुत काम के साबित हो गए। इन मुखपत्रों ने, इन समाचार पत्रों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो मास मूवमेंट थी, जो सामाजिक आंदोलन थे, महाड़ का सत्याग्रह 1927 साल का, या तो कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह 1930 साल का, ये दोनों बड़े आंदोलनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने समाचार पत्र में हिंदू धर्म ग्रंथ पर और उसका समाज पर जो परिणाम होता है
उसकी कड़ी आलोचना करते थे और मुख्य प्रवाह की पत्रकारिता में जो जाति समस्या के बारे में जो उदासीनता थी उसके बारे में उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया अपने मुखपत्रों द्वारा व्यक्त की है। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मानना था कि जब तक हमारा सामाजिक विभाजन दूर नहीं होता, जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं, तब तक राष्ट्रीयत्व की चेतना हमारे देश में निर्माण नहीं हो सकती है। अपने एक संपादकीय में, अग्रलेख में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है कि हिंदू समाज जो है वो एक टावर के जैसा है, जहां हर एक मंजिल पर एक वर्ण है। 4 मंजिल की ये इमारत है, जहां एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी उपलब्ध नहीं है, वो किसी को मिलती नहीं है। जिस फ्लोर पर, जिस मंजिल पर आपका जन्म हुआ होगा, उसी में आपको मरना होगा। एक मंजिल के व्यक्ति को दूसरे मंजिल पर जाने से पूरी तरह से प्रतिरोध है, पाबंदी उस पर लगाई गई है। उनका यह कहना था कि अगर समाज के अलग अलग विभिन्न घटकों को, विभिन्न तबकों को एक दूसरों से विचारों का आदान प्रदान करने की सहूलियत अगर नहीं होती है, तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए जरूर हानिकारक साबित होगा। जो विभाजित समाज होता है, उससे क्या निर्माण होता है? उससे खाली उदासीनता निर्माण हो सकती है, उससे पदानुक्रम निर्माण हो सकता है, उससे राष्ट्रीय एकता का निर्माण नहीं हो सकता। ये कहना उनका था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह कहा कि जब तक सामाजिक विभाजन दूर नहीं होता है, तब तक जो हिंसा चलती है, अछूत लोग और तथाकथित जो उच्च वर्णीय है, उनमें संघर्ष निरंतर होते रहेगा। और ये जो जाति पर आधारित संघर्ष था, वो तो उनके पत्रकारिता का केंद्र बिंदु था। उस पर भाष्य करने के लिए ही तो उन्होंने सारे अपने मुखपत्र चलाए इतने वर्षों तक। विशेष रूप से बहिष्कृत भारत, इस मुखपत्र ने 1920 के दशक के उत्तरार्ध में सारे जनता का, पददलित जनता का, उनकी जागृति करने में और उनका लोकमत तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अचरज की बात तो ये है कि उस जमाने में पददलितों में लिखे पढ़े लोग बहुत कम थे, लेकिन हर एक बस्ती में छोटे छोटे गुट बना के वहां जिसको भी पढ़ना आता था, वो इस मुखपत्र में डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे उसको पढ़ के सुनाता था और उस पर चर्चा की जाती थी। और सारे पददलितों के मोहल्ले में, सारे मोहल्लों में ये चर्चा होती रहती थी। 1920 और 1930 के दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पत्रकारिता थी, वो भारी अनुसंधान पर आधारित थी, तीक्ष्ण परिप्रेक्ष्य पर आधारित थी, सर्व समावेशक प्रकार की ये पत्रकारिता थी। और जो सामाजिक हित है उसका लीडर होकर उसकी वकालत करने में लगी हुई थी। इन समाचार पत्रों के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे समाज के साथ में, केवल उनकी जाति के समाज के लिए नहीं, सारे पददलितों के लिए और सारे भारतीय समाज के लिए उन्होंने उनके साथ में संवाद करने का काम इन समाचार पत्रों ने किया है। और उसके बल पर लोकमत तैयार करने का
काम, बहुत बड़ा काम, ये जिम्मेदारी इन समाचार पत्रों ने उठाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था कि वर्तमान पत्र, समाचार पत्र ये मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। उनको अंधेपन से जनता को संबोधित नहीं करना चाहिए। उन्हें जनता का वैचारिक नेतृत्व करना होगा और ये करते हुए उनको मानक, अपने अपने मानक प्रस्थापित करने होंगे और जानबूझकर तत्वों का पालन करना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पत्रकारिता में यही किया। उन्होंने कुछ तत्वों का पालन किया जिसकी वजह से, पूरी तरह से जानते हुए कि इससे बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है, फिर भी उन्होंने वो किया, क्योंकि कीमत चुकाने के बाद में भी अपने पत्रकारिता के मूल्यों पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये अविचल थे, ये अटल थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि बहिष्कृत भारत में एक अग्रलेख में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कड़ी आलोचना की केसरी के ऊपर और बॉम्बे क्रॉनिकल के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण मुख्य प्रवाह के समाचार पत्र थे और ये समाचार पत्र गैर जिम्मेदार विज्ञापन छापा करते थे, जो असमानता और कर्मकांड को बनाए रखने वाले और उसको बढ़ावा देने वाले गैर जिम्मेदार विज्ञापन छापने का काम ये मुख्य प्रवाह के समाचार पत्र करते थे। उसका विरोध करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ऐसे विज्ञापन हमें मिलेंगे तो भी हम इनको छापने वाले नहीं है। जो विज्ञापन सामाजिक दृष्टि से अनैतिक है तथा जो विज्ञापन अशिष्ट विज्ञापन है, उनको छापने से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। बड़ी कीमत चुकानी पड़ने के बावजूद भी उन्होंने उनको नाकारा। 1927 की बात है, जब एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवती के साथ शादी रचाई, तो तब का जो मुख्य प्रवाह के जो समाचार पत्र थे, उन्होंने इस विषय पर तीखी टिप्पणियां की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बड़ा अग्रलेख लिखा बहिष्कृत भारत में और उन्होंने उस विवाह को सपोर्ट किया और उन्होंने जो अंतरधर्मीय विवाह के विरोध में थे, उनकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। उनका यह कहना था कि विवाह ये एक व्यक्तिगत बात है और इसमें तीसरे व्यक्ति को दखल देने की जरूरत भी नहीं है और वो अनुचित भी है। ये डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो पत्रकारिता थी वो बहुत ज्यादा समय नहीं चली। पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में उन्होंने जो कार्यकाल उनका था वो बहुत कम था, फिर भी ये बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हो गए। जब मुख्य प्रवाह के समाचार पत्र अस्पृश्यों के समस्याओं को लेकर बात करने से कतराते थे, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो समाचार पत्र चलाए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म, एक व्यासपीठ उनके लिए दे दिया और इस तरह से उन्होंने सामाजिक क्रांति की नींव रख ली, ऐसे कहा जा सकता है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी की जो पत्रकारिता थी, वो जो नई राजनीति आ रही थी, सामूहिक सक्रियता की ओर जाने वाली जो नई राजनीति आ गई थी, उसको आगे ले जाने वाली पत्रकारिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की थी। उन्होंने केवल
पददलितों को ही जागरूक नहीं किया है। इन मुखपत्रों के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, उनकी उग्र राजनीति, उनका न्याय सामाजिक रचना का आग्रह, और ये सब करते हुए पूरी तरह से व्यावसायिक ईमानदारी पर भरोसा करके, ये उनकी पत्रकारिता का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था। ये उनके पत्रकारिता के बारे में विशेष रूप से, अति विशिष्ट रूप से जो कहा जा सकता है वो ये है। मित्रों, आज इस सत्र को, मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जाने से पहले, आपकी आज्ञा लेने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर भीम भाष्य ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे मित्रों जल्द ही। धन्यवाद, नमस्कार।